मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो क्रोहन डिजीज के और अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैं, वो बहुत ओवरलैपिंग है। लेकिन जो डिसाइसिव फीचर होता है इनके अंदर डायग्नोसिस देने के लिए क्लिनिशियन के लिए, वो बेसिकली एंडोस्कोपी होती है, ठीक है, और जो भी लीजन है तो उसकी बायोप्सी होती है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये कंक्लूड करने के लिए कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस के एस्पेक्ट में है या फिर वो क्रोहन्स डिजीज के एस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले बच्चे, अब आप लोगों को थोड़े से यहाँ पे फैक्टर्स बता दूं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के लिए प्री डिस्पोज करते हैं। मैं सिर्फ जो हाईएस्ट यील्ड वाले पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको हाईलाइट करूंगा। चैट बॉक्स आपका ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आप लोग का चैट बॉक्स ऑन करूंगा। सबसे पहले बच्चे ये देखें, जेनेटिक अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो एशकेनाजी ज्यूज के अंदर ये बहुत कॉमन होती है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर और जो आपके आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं उनके अंदर हाई कॉन्कॉर्डेंस रेट दोनों का पाया गया है। उसके बाद बच्चे एक जीन में यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ जो कि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ के आए हैं, जिसका नाम है एनओडी जीन, ठीक है। ये आप लोगों ने माइक्रो में पढ़ा था और एनओडी से रिलेटेड रिसेप्टर्स भी होते हैं जिसके जरिए माइक्रोबियल पैथोजेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, जो बॉडी के सेल्स करते हैं, ठीक है। तो पैम्स के कैटेगरी के अंदर ये आते हैं, ये वाले रिसेप्टर्स। इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना आपको बताया बस उतना याद रखिए कि ये माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएटेड है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बच्चे अगर बात की जाए तो ये समझा जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस ज्यादा कॉमन है नॉन स्मोकर्स में कम और एक्स स्मोकर्स में, ठीक हो गया। यानी कि रॉबिन्स की पैथोलॉजी की ये लाइन है कि कुछ रिसर्च स्टडीज ने ये कहा है कि स्मोकिंग कैन बी अ प्रोटेक्टिव फैक्टर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, लेकिन ये इट्स नॉट अ फाइनल डायग्नोसिस, इसके ऊपर अभी वर्कअप होने की मजीद जरूरत है। जबकि क्रोन डिजीज की एसोसिएशन जो है वो स्मोकर्स के साथ है और रिलेटिव रिस्क का 3 टाइम्स पाया गया है। उसके बाद बच्चे एक बात मैं जनरली आप लोगों को ये बता दूं कि जितनी भी हमारी इंटेस्टाइन की डिजीजेज है, खास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन की जो डिजीजेज हैं वो हमारी मीटी डाइट के साथ एसोसिएटेड है। जिस डाइट के अंदर मीट इंक्लूड होगा, जिस डाइट में मीट के कंपोनेंट्स यानी कि चिकन, बीफ और साथ ही साथ फिश इंक्लूड होगी। और साथ ही साथ एक और बात याद रखिएगा कि जो ग्रिल्ड फूड होता है इट इज हाईली एसोसिएटेड विद द डिजीजेस, विद कैंसरस डिजीजेस, न्यूरोप्लास्टिक डिजीजेस ऑफ योर जीआईटी, ठीक है। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि क्रोन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों में डिसबायोसिस भी मिलता है। व्हाट इज डिसबायोसिस? ये आपसे अक्सर वाइवा का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डिसबायोसिस का मतलब है कि जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा सस्टेन करता है आपके जीआईटी में उसकी ऑल्टरेशन हुई हुई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर प्रूवन माइक्रोबायोबियल कॉजेज हमें नहीं पता कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज के अंदर प्रूवन कॉजेज कौन सी हैं। क्या कोई बैक्टीरिया वाकई में ये डिजीज कॉज करवा सकता है? ये हमें नहीं पता, हमने सिर्फ एसोसिएशन अभी तक स्टडी की है, ठीक है। और अपेंडिसेक्टमी को भी कहा गया कि ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। अच्छा, अब बच्चे एक चीज यहाँ पे रिवाइज करता चलूं कि वैसे आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि आपके जो कोलॉन है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका मोस्ट कॉमन जो कमेंसल है, जो लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाता है, दैट इज ओवरऑल बैक्टीरोइडीज, ठीक है। बैक्टीरोइडीज फ्लैजेलिस और बैक्टीरोइडीज कोरोडेंस होते हैं। बैक्टीरोइडीज फैमिलिया के ये बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। लेकिन अगर हम लोग फैकल्टेटिव एनारोब्स की बात करें तो एस्चेरिशिया कोलाई जो है इट इज नोटोरियस और ये बच्चे लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैकल्टेटिव एनारोब में आता है। तो मैंने आपको दो डिफरेंट बैक्टीरिया बताए हैं, एक बताया ऑब्लिगेट एनारोब जो कि हमेशा एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, और फैकल्टेटिव एनारोबिक वो है जो कि ऑक्सीजन ना होने वाली कंडीशंस को प्रेफर करता है, लेकिन कभी उसको ऑक्सीजन मिल भी जाए तो वो उसके अंदर सर्वाइव करने की एबिलिटी रखता है। उसके बाद बच्चे, ये मैं आप लोगों को अभी बिल्कुल लेक्चर का स्टार्ट है तो बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं, अभी हम लोग लिटरल पॉइंट्स पे नहीं आए जो कि मैंने आप लोगों को करवाने हैं। सबसे पहले बच्चे ये देख लीजिए कि थोड़ा सा पैथोजेनेसिस का आपको पता हो कि पैथोजेनेसिस किस किस वजह से ये डिजीज फैल सकती है। तो स्टेप बाय स्टेप बच्चे इसने 4 पैथोजेनेसिस के पॉइंट बताए हैं कि जैसे आपके एम सेल्स होते हैं। व्हाट आर एम सेल्स? एम से क्या बनता है? एम इज एक्चुअली माइक्रोफोल्ड सेल्स। दीज आर दी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ योर जीआईटी। जीआईटी के अंदर जब भी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर करता है तो जो आपके एम सेल्स होते हैं जिनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं, ये उनके पेप्टाइड्स को, उनके कैप्सूल को, उनकी कार्बोहाइड्रेट कोटिंग को डाइजेस्ट करके
ये परसीव करते हैं, ये देखते हैं कि क्या इस बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। बच्चे स्पेशलाइज्ड सेल्स की दो बातें आपको बता दूं। एक तो ये कहा जाता है कि ये सिर्फ डिटेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। कुछ बुक्स में ये भी मेंशन्ड है, एम सेल्स का रोल प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे भी काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोग बच्चे यहाँ पे देखें फिगर नंबर 2 के अंदर, तो जो एंटीजन फिर स्टेप नंबर 2 जो यहाँ पे दिया है, इसके अंदर एक मैक्रोफेज को शो किया गया है कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम कर रहा है। तो बच्चे जब कोई भी एंटीजन बॉडी में इन्वेड करता है जीएलटी के थ्रू, तो एम सेल्स उसको डिटेक्ट करके मैक्रोफेजेस के हवाले करते हैं। मैक्रोफेज उसको डाइजेस्ट करके उसकी प्रोटीन्स को, उसके कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट को चेक करते हैं कि ये फॉरेन है या फिर अपनी बॉडी को बिलोंग करता है। अगर वो फॉरेन है तो फिर वो उसको अपने सर पे उठा उठा के लेके फिरते हैं कि जो भी सेल्स यहाँ पे और मौजूद हैं, और वो सिग्नल्स भेजते हैं आपके टी सेल्स को, ताकि वो आके इस बैक्टीरिया को कम बैट कर सकें। बच्चे ये प्रोबेबल, मैं दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, ये प्रोबेबल पैथोजेनेसिस है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का। इट इज नॉट अ कंफर्म्ड पैथोजेनेसिस कि हमेशा बैक्टीरिया ही इसको ट्रिगर करते हैं या नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए, यहां से अब हमारा रियल टाइम टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आपके एमसीक्यूज यहां से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली चीज बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, ये स्पेसिफिकली कोलोन को इन्वॉल्व करता है। जो ऊपर वाली 3 फिगर्स हैं, अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं तो आप ये देखिए कि इन तीनों में स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट कहीं भी नहीं है। तो आपका सबसे पहला एमसीक्यू ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो पैटर्न इसका सबसे कॉमन कौन सा है कि ये बेसिकली सिग्मोइड कोलोन को, रेक्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है, रेक्टम को स्पेसिफिकली। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये प्रोक्टाइटिस करवाने की एबिलिटी रखता है, ये इसका मोस्ट कॉमन पैटर्न है। इसके अलावा ये पूरी लेफ्ट साइड की डिसेंडिंग कोलोन को, और आप ये कह लें कि ट्रांसवर्स कोलोन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। जब बच्चे ये, जब भी आपको सिनेरियो में ये दिया जाए, ये देखें ये वर्ड जो यहाँ पे लिखा है कि एक बंदे को पैन कोलाइटिस है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट अल्सरेटिव कोलाइटिस। आपका डायग्नोसिस डायरेक्टली अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि क्रोन्स डिजीज के अंदर आपको जो कॉमनली एमसीक्यू आता है वो ये आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट या पैटर्न ऑफ क्रोन्स डिजीज इन्वॉल्वमेंट। तो आपने कहना है आइलियल या आइलियोसिकल जंक्शन जो होता है, ये मोस्ट कॉमन एरिया क्रोन्स डिजीज का। एक और बात यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं कि आइलियोसिकल रीजन ही ट्यूबरक्यूलोसिस का भी मोस्ट कॉमन रीजन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा बच्चे जो दो ये पैटर्न इसने बताए हैं, देखें जरा, ये आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर बड़ा क्लियरली इसने दिखाया है, जो आपका पर्पल या इंडिगो कलर यहाँ पे इसने शो किया है, ये वाले एरियाज डिजीज एरियाज हैं। तो आप देखें कि ये डिजीज एरियाज आपस में कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो क्रोन्स डिजीज में बच्चे जो डिजीज एरिया होते हैं वो डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज आपको बतानी थी। दूसरी एक और चीज ये देखें बच्चे कि क्रोन डिजीज जो है वो बहुत नोटोरियस है पेरीएनल डिजीज कॉज करवाने के लिए। एनल इन्वॉल्वमेंट आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी मिल सकती है और क्रोन डिजीज में भी मिल सकती है, लेकिन जो पेरीएनल इन्वॉल्वमेंट होती है वो एक ज्यादा कॉमन फीचर है क्रोन डिजीज का। देखिए इसके अंदर ये इसने क्या क्या शो किया हुआ है, ये जिस जगह पे बच्चे मेरा एरो मूव कर रहा है, इसने एक फिस्टुलस ट्रैक्ट शो किया है, इसके अलावा एक पॉलिप शो किया है, और ये स्किन के ऊपर एक टैग शो किया है। तो ये सारे बच्चे क्रोन डिजीज के फीचर हैं, खासतौर पे जो पेरीएनल फीचर्स होते हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करने से पहले अब मैं आप लोगों को डिटेल में ये बताना चाहूंगा कि अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज के डिफरेंसेस क्या क्या हैं। बच्चे सब बच्चे अपने पेजेस और पेन निकाल के इन चीजों को आपस लिखना शुरू कीजिए, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल कवर हो जाए। मैं डेविडसन से हट के भी कुछ चीजें आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, और मेरे जो डिफरेंसेस हो गए इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर्स, हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस और एंडोस्कोपिक अपीयरेंस, सब कुछ समराइज होगा इन डिफरेंसेस में। काफी लंबे ये डिफरेंसेस हैं, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी। अगर आप लोग एक दफा ये डिफरेंसेस को समझ लेंगे तो आप समझिएगा कि आप लोगों को ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा टॉपिक समझ आ चुका है। सबसे पहले बच्चे आपको ये बता दूं कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्रोहन डिजीज और अल्सरेटिव डिजीज को मिला के जो दोनों ओवरलैप करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं बच्चे। सबसे पहले बाउल हैबिट्स जो होती है या बाउल मूवमेंट्स जो होती हैं, ये ऑल्टर्ड हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि पेशेंट कंप्लेंट करता है डायरिया की, और डायरिया से ज्यादा जो नोटोरियस कॉम्प्लिकेशन है दैट इज ब्लडी स्टूल्स, ठीक है। लेकिन ये ब्लडी स्टूल्स है, इसके अंदर मैंने ये नहीं कहा कि इसके अंदर म्यूकस का कंपोनेंट भी होता है।
अगर म्यूकस का कंपोनेंट भी होता अलोंग विद ब्लड तो फिर मैं इसको डायसेंट्री लेबल करता, बट इट्स नॉट डायसेंट्री। डायसेंट्री इज गोइंग टू बी योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। और डायसेंट्री की 2 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। एमीबिक डायसेंट्री जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करवाता है, और नंबर 2 पे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि शिगेलरी जो शिगेला की डायसेंट्री होती है, बेसिलरी डायसेंट्री जिसको हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर डीडी के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आएगी। डीडी के ऊपर हम लोग बाद में जाते हैं, ठीक है। पहले आप लोग साइन एंड सिम्टम्स देखें। इसके अलावा बच्चे पेशेंट ऑफन कंप्लेन करता है ऑफ एंड ऑन एब्डोमिनल पेन की। इसके अलावा उसको अर्जेंसी होती है स्टूल पास करने की, ठीक है। और सबसे जो एक मैं कहूंगा कि फीचर आप लोगों को लाजमी पिक करना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज वेट लॉस। मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि वेट लॉस की हिस्ट्री पे लाजमी फोकस किया कीजिए। जब भी किसी सिनेरियो में वेट लॉस दिया हो तो आपने कुछ चीजों के बारे में हर हाल में सोचना है। नंबर 1 टीबी, नंबर 2 डायबिटीज मेलाइटस, नंबर 3 क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, नंबर 4 कैंसर, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ही है ना आपकी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो वेट लॉस जो होता है बच्चे इसके अंदर आपको वो अप्रिशिएबल होता है। उसके बाद बच्चे हम लोग इनके डिफरेंसेस के ऊपर डायरेक्टली आते हैं। तो ये हो गया आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और यहाँ पे क्रोहन डिजीज। नाउ लुक एट द डिफरेंसेस। सबसे पहले बच्चे हम लोग करने वाले हैं कि क्लिनिकल डिफरेंसेस इनके बीच में कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्लिनिकली आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एक पहली टर्म जो क्या है हिमेटोचीजिया। व्हाट इज हिमेटोचीजिया? हिमेटोचीजिया के मुतालिक बच्चे आपको ये पता होना चाहिए, फ्रेश ब्राइट रेड कलर का ब्लड अगर स्टूल में मिले तो दैट इज नोन एज हिमेटोचीजिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, ये 3 टर्म्स आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक टर्म है बच्चे मेलिना, ठीक हो गया। दूसरी टर्म है बच्चे हिमेटोचीजिया, और तीसरी टर्म जो आपको आनी चाहिए दैट इज रेक्टोरहेजिया। प्लीज इनका मतलब समझ लिए, ये आप लोगों के वाइवा के टिपिकल क्वेश्चन है। फाइनल ईयर का वाइवा इन चीजों के बगैर नहीं हो सकता। मेलिना के अंदर बच्चे ब्लैक टारी स्टूल्स होते हैं, ब्लैक कलर के टारी स्टूल्स जो कि अपर जीआईटी की ब्लीडिंग की वजह से होते हैं, ठीक है, अपर जीआईटी की ब्लीडिंग की वजह से। नंबर 2 जो आपका हिमेटोचीजिया और रेक्टोरहेजिया है, ये दोनों लोअर जीआईटी की ब्लीडिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। स्टूल के अंदर अगर आपको स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड मिल रहा है, ब्लैक कलर का नहीं, फ्रेश ब्लड मिल रहा है, तो आप उसको हिमेटोचीजिया कहेंगे। लेकिन अगर एक बंदा स्टूल पास कर ही नहीं रहा और सिर्फ ब्लड पास करी जा रहा है, अर्जेंसी उसको स्टूल की है, मतलब उसको फील ये हो रहा है कि उसको स्टूल आ रहा है, लेकिन पास वो सिर्फ फ्रैंक ब्लड कर रहा है, तो इस कंडीशन को हम रेक्टोरहेजिया कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं बच्चे, रेक्टोरहेजिया के अंदर आपको स्टूल नहीं मिलता, सिर्फ फ्रेश फ्रैंक रेड ब्लड मिलता है, जबकि हिमेटोचीजिया में आपको स्टूल भी मिलता है और साथ साथ आपको ब्लड भी मिलता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस ये ऐसा था जो मुझे आपको समझाना पड़ा। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली अपने पॉइंट पे। हिमेटोचीजिया जो है बच्चे वो ज्यादा कॉमन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रोन्स डिजीज के अंदर रेयर होता है। उसके बाद बच्चे अगर म्यूकस की बात की जाए तो डायसेंट्री लाइक प्रेजेंटेशन होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ये भी इसके अंदर कॉमन होता है और क्रोन डिजीज के अंदर रेयर होता है। बच्चे यही आपकी साइन एंड सिम्टम्स में बता रहा हूं, तो बाद में मैं अलग से साइन एंड सिम्टम्स नहीं बताने लगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको क्लिनिकली डिफरेंस करने में भी आसानी मिलेगी। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखिए स्मॉल बाउल डिजीज, स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो नहीं होती, क्रोन डिजीज में होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था आलियोसिकल जंक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है बच्चे अपर जीआईटी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या नहीं? तो अपर जीआईटी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस में तो नहीं होती, लेकिन क्रोन्स में हो सकती है। कैसे? बच्चे आप लोगों ने नाम सुना होगा एक्सेस अल्सर्स का। जो एक्सेस अल्सर्स होते हैं वो अब आपके लिप्स के अंदर इन साइड पे हो सकते हैं, आपके माउथ में हो सकते हैं, ओरल कैविटी में, तो ऑब्वियसली दे आर द पार्ट ऑफ अपर जीआईटी, तो क्रोन डिजीज के अंदर आपको ये मिल सकता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल मैस की प्रेजेंटेशन मिल सकती है या नहीं। जी बच्चे, एब्डोमिनल मैस जो होता है वो आपको रेयरली मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर बच्चे मिल सकता है, ठीक है। और किस जगह पे? राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, राइट साइड पे जो लोअर क्वाड्रेंट है, क्योंकि आइयोसिकल जंक्शन की इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वहां पे आपको राइट साइड के लोअर क्वाड्रेंट पे ये मिल सकता है। उसके बाद बच्चे क्लिनिकल फीचर्स अभी भी कंटिन्यूड है, देखते जाइए, मैं यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ और उनको लिखते जाइए। अगर अभी आप लोगों ने ना लिखा तो बाद में भी आप लोग फिर नहीं लिखने वाले। उसके बाद बच्चे ये देखें, जहाँ पे मैंने आपको स्मॉल बाउल डिजीज लिखवाई थी, बेसिकली वहां पे आपकी हेडिंग आती है एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की।
एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल लिखिए, ठीक है। मैं दोबारा यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, स्मॉल बाउल जो ऑब्स्ट्रक्शन है या स्मॉल बाउल डिजीज है वो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलती और क्रोहन में मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट आप लोग ये देखें कि जो कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, इसको करेक्ट कर लीजिए, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन जो है बच्चे वो आपको नहीं मिलती, वो रेयर होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर जो होती है वो कॉमन हो सकती है क्योंकि क्रोन डिजीज इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर्स एंड फिस्टुले एंड ऑल दैट थिंग। अभी मैं आपको आगे वो भी बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग ये देखें कि जो पेरिएनल डिजीज होती है, मैंने आपको यही बताया था कि ये रेयर है या फिर आप ये कह लें कि ये ना होने के बराबर है, लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर पेरिएनल डिजीज हो सकती है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर्स की, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्रोन डिजीज के अंदर नहीं होते, सॉरी अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं होते, लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर तो ये काफी कॉमन है, ठीक है, और हो सकते हैं। उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूं फिस्टुलास की, तो फिस्टुलास जो होते हैं बच्चे वो भी आपको कॉमनली मिल सकते हैं क्रोहन डिजीज के अंदर और अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं मिलते। यहाँ पे एक छोटा सा आपको सिनेरियो देता चलूं, हमें प्रॉफ के अंदर भी ये एमसीक्यू आ चुका हुआ है कि एक फीमेल है विच हु प्रेजेंट्स, वो कंप्लेंट करती है कि उसके वजाइना से स्टूल का पैसेज होता है, ठीक है, और उससे जब हिस्ट्री ली गई है तो वो कहती है कि मतलब मेरी जो बाउल हैबिट्स है वो ऑल्टर्ड है, मुझे कभी डायसेंट्री की यानी कि पेचिश की कंप्लेंट भी होती है, मतलब पेचिश भी आती है और मेरा वजन घटता जा रहा है। तो इस केस में बच्चे आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? इस केस में योर डायग्नोसिस विल बी मोस्ट प्रोबेबली, क्लिनिकल डायग्नोसिस आपका क्रोन डिजीज की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि क्रोन डिजीज कैन कॉज रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। ठीक हो गया, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट डिफरेंसेस पे हम लोग आते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पैथोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं या फिर जो हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं जो कि टिश्यू की बायोप्सी पे आप लोगों को मिलते हैं। तो काइंडली हेडिंग दीजिएगा, एक सेकंड मैं यहाँ पे पहले लिख लूँ जी। काइंडली बच्चे यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा हिस्टोलॉजिक डिफरेंसेस, ठीक है, या हिस्टोलॉजिक फीचर्स कौन कौन से हैं। पहली चीज बच्चे गॉबलेट सेल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर डिप्लीटेड मिलते हैं, बिल्कुल खत्म हुए हुए मिलते हैं, लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर जो होते हैं बच्चे वो यूजुअली नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है बच्चे दैट इज ऑफ क्रिप्ट एब्सेसिस। जो आपके इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं उनके बीच में क्रिप्ट्स होती है ना, तो क्रिप्ट्स की जो एब्सेसिस होती हैं बच्चे ये बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन क्रोन डिजीज में भी हो सकती हैं लेकिन स्कैंटी होती हैं, ठीक है। इसी से बच्चे आपने ये याद रखना है, टर्म यूज होती है दैट इज नोन एज क्रिप्टाइटिस, CRYPTITIS, यानी कि क्रिप्ट की इन्फ्लेमेशन। तो जब भी आपसे पूछा जाए क्रिप्टाइटिस किस में होता है तो आपने यही कहना है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्रिप्टाइटिस हो सकता है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग ग्लैंड के आर्किटेक्चर की बात करें कि ग्लैंड्यूलर अपीयरेंस कैसी होती है, ग्लैंड्यूलर आर्किटेक्चर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ग्लैंड्यूलर आर्किटेक्चर जो होता है बच्चे वो टोटली डिस्टॉर्टेड मिलता है, आपको डिस्टॉर्टेड मिलता है और साथ ही साथ आप लोग लिख लें एट्रोफिक मिलता है, बिल्कुल खत्म मस्मार हुआ हुआ, ठीक है। लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर ग्लैंड की इतनी डिटेरियोरेशन आर्किटेक्चर की नहीं होती और ग्लैंड जो आर्किटेक्चर होता है वो अप्रिशिएबल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हिस्टोलॉजिक डिफरेंस आता है लिम्फोसाइट्स की इन्फिल्ट्रेशन के बारे में। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, काइंडली ये वाली हेडिंग दीजिएगा। तो जो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है वो आपको यूनिफॉर्मली मिलती है थ्रू आउट द लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, और वो काफी ज्यादा हैवी होती है, बहुत ज्यादा लिम्फोसाइटोसिस हुआ होता है। लिम्फोसाइटोसिस तो खैर ब्लड के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इंटेस्टाइन में की लेयर्स में बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद आप ये देखें कि क्रोन डिजीज के अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती बल्कि पैची होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया लीजन्स दिखाए थे कि क्रोन डिजीज के जो लीजन्स होते हैं वो पैची होते हैं और इनके अंदर भी जो अबंडेंस होती है वो हैवी ही होती है, ठीक है। ये वाला जो बात है यहाँ पे इनकी दोनों सिमिलर है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग फर्दर हिस्टोलॉजिक फीचर्स यहाँ पे देखिए, ये सब आपके डायग्नोसिस में आपको लैब डायग्नोसिस जो आप लोग लिखते हैं इन्वेस्टिगेशन उसमें आप लोगों को हेल्प करेगा कि जो मस्कुलरिस म्यूकोजी होती है वो कैसे अपेयर होती है। अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता कि मस्कुलरिस म्यूकोजी क्या होती है, तो पहले मैं ये क्लियर करता चलूं। बच्चे इंटेस्टाइन की 4 लेयर्स होती हैं आपके जीआईटी की। एक होती है बच्चे आपकी म्यूकोजा, दूसरी होती है छोटी सी आपकी सब म्यूकोजा, तीसरी होती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना और आखिरी होती है बच्चे सीरोजा या एडवेंटिशिया। ठीक हो गया, इनर से आउटर साइड पे, ये इनर है या आउटर है। अब जो मैंने आपको बताया कि ये म्यूकोजा है, ये सब म्यूकोजा है, ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना है
और ये आपकी सीरोजा या एडवेंटिशिया है। तो फिर मस्कुलरिस म्यूकोजी कहाँ पे आई? ये मैं आपको बताऊं कि जो आपकी म्यूकोजा होती है इसकी फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। ऊपर वाली जो बच्चे लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल लेयर। उसके नीचे जो बच्चे आपकी लेयर आती है म्यूकोजा की, दैट इज नोन एज लेमिना प्रोप्रिया। और उसके नीचे बच्चे एक थिन लेयर ऑफ सिंगल स्मूथ मसल सेल्स की एक लेयर आती है जिसको हम लोग कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजी, MUCOSAE, मस्कुलरिस म्यूकोजी। ठीक है। उसके बाद सब म्यूकोजा, और आपको पता है कि सब म्यूकोजा के अंदर आपका कौन सा प्लेक्सस पड़ा होता है नर्व्स का? मीजनस प्लेक्सस पड़ा होता है नर्व्स का। उसके बाद आपकी आती है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, जिसके अंदर इनर आपके सर्कुलर मसल्स होते हैं और आउटर आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में कौन सा प्लेक्सस पड़ा होता है? ऑर्बैक्स प्लेक्सस या मायंटेरिक प्लेक्सस ऑफ नर्व्स पड़ा होता है। बाद में बच्चे आपकी आती है एडवेंटिशिया, और एडवेंटिशिया को अगर पेरिटोनियम जो है वो कवर करे तो फिर हम लोग उसको कह देते हैं कि ये सीरोजा बन गई। ठीक हो गया। ये मैंने आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए बताया कि जिन बच्चों को ये नहीं क्लियर, उनको ये क्लियर हो जाए कि मस्कुलरिस म्यूकोजी जो होती है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना से डिफरेंट होती है। ठीक है। तो बच्चे अगर मस्कुलरिस म्यूकोजी की बात की जाए तो वो बच्चे अल्सरेटिव डिजीज के अंदर थिकेंड होती है। ठीक है। और क्रोहन डिजीज के अंदर यूजुअली नॉर्मल अपेयर होती है। उसके बाद बच्चे आखिरी हिस्टोलॉजिक डिफरेंस जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो है सब म्यूकोजल इन्फिल्ट्रेशन के सब म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो किस हद तक होती है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में सब म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट बच्चे लिटिल होती है। ठीक है। लेकिन क्रोहन डिजीज के अंदर सब म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट के लिए आप एक वर्ड टिपिकल यूज करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेटली। डिस्प्रोपोर्शनेटली आप लोगों ने कहना है डिस्प्रोपोर्शनेटली हैवी, यानी कि सब म्यूकोजा की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा आपको दिखाई देगी। ठीक हो गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स भी काट लिए हैं, साथ ही साथ आप लोगों ने हिस्टोलॉजिक फीचर्स भी काट लिए हैं। और इसके अलावा एक सेकंड बच्चे वेट कीजिएगा, 2-3 फीचर्स मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। एक सेकंड बच्चे, अगर आप लोग को इनका मतलब ग्रॉसली ये पूछा जाए कि इनके जो लीजन्स हैं उनको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल स्टार्ट में भी ये लिख सकते हैं, एंड पे भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है कि ये यूजुअली जो लीजन्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है। और इनके अंदर डिफ्यूज म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन आपको मिलती है। ठीक है। डिफ्यूज म्यूकोजल, मैं सिर्फ आई एन एफ लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, इट्स इन्फ्लेमेशन। अगर क्रोहन डिजीज की बात की जाए बच्चे तो ये पैची तो होती है लेकिन इट्स ट्रांसम्यूरल, ये आपने याद रखना है। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो होता है बच्चे वो यूजुअली सिर्फ म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है, सब म्यूकोजा मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया सीरोजा तक नहीं जाता, लेकिन ये ट्रांसम्यूरल है। ट्रांसम्यूरल से क्या मुराद है? म्यूकोजा से लेके नीचे डीप आपकी जो सीरोजा या एडवेंटिशिया है वहां तक इसका इन्फेक्शन, इसका जो डिजीज है वो पेनिट्रेट करेगी। ठीक है। ये वाला पॉइंट जो था ये हाईलाइट करवाना जरूरी था। उसके बाद बच्चे एक और चीज यहाँ पे बताता चलूं, एक और हिस्टोलॉजिक फीचर जो कि मैंने पहले नहीं बताया, दैट इज के अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर आपको ग्रेनुलोमास नहीं मिलते, ये भी आप लोग हिस्टोलॉजी में नोट कर लीजिए। लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर आपको नॉन कैजिएटिंग टाइप के ग्रेनुलोमास मिल सकते हैं। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था। और बच्चे जो इनकी लोकेशन थी वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता। उसके बाद बच्चे अगर कुछ और हम लोग फाइंडिंग्स में आए तो एक फीचर होता है दैट इज नोन एज कॉबल स्टोनिंग ऑफ म्यूकोजा। ठीक है। खास तौर पे जब आप लोग कोलोनोस्कोपी करते हैं, सॉरी मैंने पहले एंडोस्कोपी का वर्ड बोला था, होती तो बच्चे एंडोस्कोपी है लेकिन कोलोन के हिसाब से रिस्पेक्टिवली हमको कोलोनोस्कोपी कहें तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। कॉबल स्टोनिंग क्या होती है इसका मैं आप लोगों को एक साइन भी दिखाऊंगा, एक इमेज, पहले आप लोग समझ लीजिए। बच्चे कॉबल स्टोनिंग बेसिकली ये होती है कि म्यूकोजा के जो आपको पैचेस मिलते हैं क्रोन डिजीज में वो काफी ज्यादा थिकेंड हुए होते हैं, कॉबल स्टोन की अपीयरेंस देते हैं। ठीक है। तो जो कॉबल स्टोनिंग होती है बच्चे ये प्रेजेंट होती है क्रोन डिजीज के अंदर, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में नहीं प्रेजेंट होती। इसी के ऑपोजिट अगर मैं एक और फीचर बताऊं तो दैट इज सूडोपोलिप्स। ठीक है। व्हाट इज सूडोपोलिप्स? हम इसको सूडोपोलिप क्यों कहते हैं? बच्चे ट्रू पॉलिप बेसिकली वो होता है जिसके अंदर एपिथेलियल आउटग्रोथ प्रॉपर्ली एक ऐसे हो और इस पॉलिप के अंदर बच्चे आप ये कह सकें कि इसके अंदर एक फाइब्रोवास्कुलर कोर भी प्रेजेंट है। ठीक है। लेकिन सूडोपोलिप बच्चे बेसिकली वो होता है जिसके अंदर फाइब्रोवास्कुलर कोर टू एग्जिस्ट नहीं करती, बस सिर्फ एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया की वजह से ऐसे एक आउटग्रोथ हो गई है। ठीक है। इसको हम लोग सूडोपोलिप कहते हैं। तो सूडोपोलिप कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस का, लेकिन क्रोन डिजीज के अंदर एब्सेंट होते हैं। उसके बाद बच्चे अगर क्लिनिकल फीचर्स को थोड़ा सा और मैं यहाँ पे हाईलाइट करूं तो आपको पता है कि क्रॉनिक एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज भी एक टर्म है।
क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में एनीमिया हो जाता होता है, ठीक है। तो एनीमिया जो होता है बच्चे, ये ज्यादा कॉमनली एसोसिएटेड है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ कंपेयर टू क्रोन डिजीज। नंबर 2 बच्चे, अगर एब्डोमिनल पेन की बात की जाए, वही जो आपने पहला फीचर लिखा था, तो वो ज्यादा कॉमन है क्रोन डिजीज के साथ कंपेयर टू अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अलावा अगर रेक्टल ब्लीडिंग की बात की जाए, क्योंकि एनीमिया भी बच्चे बेसिकली इसी वजह से हो रहा है ना, एनीमिया दो वजह से हो रहा है। एक तो ये कि बंदा कॉन्टिन्यूसली उसका ब्लड लॉस हो रहा है, दूसरा बच्चे ये वाली है बात कि एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट की वजह से भी एनीमिया हो रहा है। तो जो रेक्टल ब्लीडिंग होती है बच्चे, वो ज्यादा कॉमन अल्सरेटिव में होती है कंपेयर टू क्रॉन डिजीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपका टिपिकल एमसीक्यू आता है, कोलोनिक कैंसर का रिस्क, कोलोनिक कैंसर जो होता है, कार्सिनोमा। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ इसका रिस्क बहुत ज्यादा है कंपेयर टू क्रोन डिजीज, यानी कि आप ये कह लें कि तकरीबन डबल रिस्क है अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ। अब बच्चे, हम लोगों ने ये सारे फीचर्स जो हैं ये हाईलाइट कर दिए हैं, आप लोगों को मैंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन अभी एक और फीचर भी रहता है। देखें बच्चे, इतने ज्यादा इसके फीचर्स हैं कि निकालता जा रहा हूं, मैंने अपने पास जितना भी डाटा रखा है और ये फीचर्स निकलते आ रहे हैं। तो बच्चे, एक और फीचर होता है दैट इज नोन एज फिजर्स। जो फिजर्स होते हैं बच्चे, ये आपने याद रखना, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर अनकॉमन होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्रोन डिजीज के अंदर जो फिजर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है।